Welcome everyone. Let's start next topic of this chapter. एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। इनेट और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पिछले सेशन के अंदर पढ़ लिया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीजन्स? एंटीजन्स आर दोज आउटर पैथोजन और सब्सटेंस which after entering in the body activates the B lymphocytic cell to differentiate in antibody secreting plasma cells. एंटीजन्स होते क्या है? बेसिकली ये पैथोजन्स होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और एंटर होने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे? एंटर होंगे, इसका मतलब तो बीमारी फैलाने वाले हैं। ठीक है, एंटर होने के बाद में हमारे ब्लड के अंदर जो बी लिम्फोसाइटिक सेल है, बी लिम्फोसाइटिक सेल, कुछ नाम सुना हुआ सा लग रहा होगा आपको। जब अपन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लड दो टाइप का डिफाइन करते हैं। सॉरी, ब्लड के अंदर पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी को जब अपन क्लासीफाई करते हैं तो उसको दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइटिक और मोनोसाइट। एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। ये लिम्फोसाइट दो तीन टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइटिक सेल और टी लिम्फोसाइटिक सेल और किलर सेल। जो ये बी लिम्फोसाइटिक सेल है, ये एक्चुअली बोन मेरो में बनने के कारण इसका नाम होता है बी लिम्फोसाइटिक सेल, लेकिन ये पार्ट किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का अपने बॉडी के अंदर वर्क होता है बाहर से एंटर होने वाले पैथोजन से लड़ना, उनको खत्म करना। ठीक है, तो एंटीजन जब अंदर आता है, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की जो बी लिम्फोसाइटिक सेल है वो उसके साथ इंटरेक्ट करती है, उससे मिलती है, और उसके बाद वो उसको पहचानने के बाद में क्या करेगी? एंटीजन, जो एंटीजन मिलने के बाद वो डिफ्रेंशिएट होगी किसमें? प्लाज्मा सेल के अंदर। वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लाज्मा सेल के अंदर, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, क्योंकि उस बी लिम्फोसाइटिक सेल को पता है कि एंटीजन जो एंटर हुआ है वो किस तरह का है, और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाना चाहिए ताकि उसको खत्म कर सके। Antigens induce them to produce antibody and specifically react with these antibodies. अब एंटीजेंस ही एंटर होने के बाद में एंटीबॉडी बनाने के लिए सेल को क्या करता है? इंड्यूस करता है, मतलब उसको प्रेरित करता है कि आप एंटीबॉडी बनाओ। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के कारण ही ऐसा होता है कि एंटीजन जब एंटर होता है और बी लिम्फोसाइटिक सेल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसको इंड्यूस करता है कि वो एंटीबॉडी बना सके। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन्स विद बी सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट बीटा सेल है, अभी बी लिम्फोसाइटिक सेल है, उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एंटीजन्स के बाद में। तो एंटीजन से रिएक्शन के बाद में जब ये बनती है, जो सब्सटेंस बनते हैं किससे? प्रोटीन से, वो होते हैं एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल के अंदर होते हैं प्रोटीन, उनसे बनते हैं एंटीबॉडीज। ओके, एंड कैन स्पेसिफिकली गेट कपल्ड विद दैट पर्टिकुलर एंटीजन। एंटीबॉडी बनने के बाद वो बॉडी में जो प्रेजेंट एंटीजन है, बाहर से आने वाला एंटीजन, उनके साथ में कपल होता है, मतलब उनसे रिएक्शन करते हैं। दिस पेयरिंग इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। और ये पेयरिंग जरूरी होती है, ये कपल होना जरूरी है, क्योंकि एंटीबॉडी जब तक एंटीजन से नहीं मिलेगा, उसके साथ में उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक वो खत्म नहीं होगा। तो ये इम्यून सिस्टम का की सफलता का एक उदाहरण कह सकते हैं, एंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर यूनिकनेस ऑफ द एंटीजन्स। और इनका जो एंटीबॉडी है वो उस एंटीजन की यूनिकनेस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। ठीक है, और उनका कपल जो उनका रिएक्शन है वो भी उस पर बेस्ड होगा कि एंटीजन किस तरह का है। एंटीजन के बारे में कुछ और देख लेते हैं। नॉर्मली दे आर फॉरेन पैथोजन, हमको पता है जो बाहर से एंटर होते हैं वो तो फॉरेन पैथोजन से होंगे, और सब्सटेंसेज विच हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन्स और मोर। और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट,
यहाँ पर उनके भार की बात नहीं हो रही है ना। मॉलिक्यूलर वेट वो होता है जिसके अंदर जो भी मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनके जब अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लगभग 6000 डाल्टन के करीब आते हैं। वही होता है मॉलिक्यूलर वेट इनका। दे कैन बी ऑफ वेरियस केमिकल ग्रुप लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अब जो ये सब्सटेंस बनते हैं, बाहर से एंटर होने वाले एक्चुअली सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं और वायरस हो सकते हैं। तो ये जो और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ ये किसके होते हैं? या तो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं या पॉलीसैकेराइड मतलब सुक्रोज, शुगर बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीसैकेराइड। लिपिड्स ये भी अमीनो एसिड से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये भी अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इस तरह से ये बने होते हैं बाहर से एंटर होने वाले एंटीजन्स। ओके, sometimes few body substances and body cells like virus infected or cancerous cell। अब कई बार एंटीजन कौन से हो सकते हैं? हमारी बॉडी के अंदर भी कैंसर सेल बन जाती है, ठीक है, या फिर वायरस से इन्फेक्टेड कोई पार्ट है तो वो भी एज अ एंटीजन वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो बॉडी को बीमार कर देता है। कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन्स। After entering inside the body, an antigen first encounter the innate immune system। अब आते हैं कि जब सबसे पहले एंटर करेगा तो किसके साथ में इंटरेक्ट करेगा? वो तो बात हुई जब बी लिम्फोसाइटिक सेल से इंटरेक्ट करता है, वो तो पैसिव इम्यूनिटी की बात हुई। अनेट इम्यूनिटी के अंदर, अनेट इम्यूनिटी हमने देखा कि बैरियर कौन से? सबसे पहला तो अपनी स्किन ही है ना। तो स्किन क्या करती है? स्किन हमारे अंदर जो पेनिट्रेट होने से रोकती है, कई जो बैक्टीरिया वगैरह हो डायरेक्ट अपनी स्किन के अंदर से बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। ऑयली सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं, वाटर को भी रोकते हैं। तो इस तरह से स्किन भी क्या है? एक बैरियर है। फिर सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा था अपन ने। सीलिया और फ्लैजिला हेयर्स को बोलते हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो भी अंदर एंटर होने वाले पैथोजेंस को रोकते हैं। इसके अलावा म्यूकस सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, तो म्यूकस भी क्या करता है? उन एंटीजन्स को रोकता है। तो इस तरह से एंटीजन को एंटर होने से पहले किसके साथ में? अनेट इम्यूनिटी के साथ में भिड़ना होता है। उसको एनकाउंटर करने के बाद ही वो एंटर हो पाता है, अगर इनसे बच जाए तो, ठीक है। इसके बाद आफ्टरवर्ड दिस एंटीजन एक्टिवेट द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। एंटर हो गया तो उसके बाद में बी लिम्फोसाइटिक सेल से मिलेगा, तो वो बी लिम्फोसाइटिक सेल फिर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लाज्मा सेल से वो एंटीबॉडी को सिक्रेट करने का वर्क करेगी। तो इस तरह से वो खुद ही एंटीजन खुद ही क्या करता है? उसको इंड्यूस करता है, उसको प्रेरित करता है कि डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट बनाया जाए ताकि वो खत्म कर सके उसको। एंटीजन्स कपल विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज बनने के बाद में एंटीजन किसी फिक्स, जैसा कि वो एंटीजन का फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी के साथ में कपल करता है या रिएक्ट करता है एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। दोनों एक्चुअली ये एंटीबॉडी कहो या एंटीजन कहो, दोनों ही क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस है। और केमिकल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मोस्ट केमिकल्स अदर देन प्रोटीन्स कैन इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज बट दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब जो एंटीजन एंटर हो रहा है वो अगर प्रोटीन का है तो वो एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा कोई भी केमिकल्स का अगर बना हुआ हो तो वो एंटीबॉडी के साथ में आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है और वो फिर ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन प्रोटीन से बना हुआ थोड़ा मुश्किल से, और उसका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी मुश्किल होता है, ठीक है। द होल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट इंटरेक्ट विद एंटीबॉडी। अब ये भी होता है, पूरा का पूरा जो एंटीजन है वो पूरे एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता, उसका कुछ छोटा सा पार्ट ही, उसका बॉडी का छोटा सा पार्ट ही एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है।
rather only a specific part of it can join with the antibody molecules. अब याद रखने की बात कौन सी है कि जो एंटीजन का पार्ट एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है उसको बोलते क्या है? नेम ऑफ दीज पार्ट्स, दिस पार्ट ऑफ एंटीजन इज नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। एक्चुअली याद रखना है एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है। ओके। In proteins, a chain of 6 to 8 amino acids act as antigenic determinant. तकरीबन 6 से 8 एमिनो एसिड्स ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट के फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन का अगर एंटीजन किसका हो? प्रोटीन का हो, तो उसमें 6 to 8 एमिनो एसिड। एक्चुअली प्रोटीन बना होता है पेप्टाइड्स बॉन्ड से और पेप्टाइड्स बने होते हैं एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड के तकरीबन 6 से 8 एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, देखो एमिनो एसिड ये होते हैं। सबसे पहले NH2 ग्रुप किसके साथ जुड़ा होता है? कार्बन के साथ में, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन। एक्चुअली ये कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन से बने होते हैं एमिनो एसिड। तो कार्बन के साथ में NH2 ग्रुप और फिर उसके साथ में कोई भी रिएक्टिव ग्रुप, ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का लंबा और चेन जुड़ जाए, और लास्ट में इसके साथ में जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ठीक है, तो ये सब जब ये आपस में मिलते हैं केमिकल्स तो क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड। ऐसे एमिनो एसिड, हजारों एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स। और ये पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनती हैं। इस तरह से 6 to 8 एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं? एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटोप बनाते हैं। और ये एपिटोप किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। अ प्रोटीन कैन हैव मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एपिटोप इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑफ द एंटीजन। जो प्रोटीन का एंटीजन है उसके अंदर कई तरह के होते हैं, लेकिन हर एक उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी सारे ये जो एपिटोप है, नंबर ऑफ एपिटोप, तो वो टोटल नंबर ऑफ एपिटोप को अपन वैलेंस ऑफ द एंटीजन बोलते हैं। इस डेफिनेशन को याद रखना। वैलेंस ऑफ एंटीजन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? एपिटोप होता है जो एंटीबॉडी के साथ में रिएक्टिव पार्ट है, जो रिएक्ट करता है। ठीक है। वैलेंस ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है, बैक्टीरिया एंटीजन है, तो बैक्टीरियल एंटीजन के अंदर जो वैलेंस है, वैलेंस किसको बोलते हैं? जो एपिटोप, नंबर ऑफ एपिटोप, वो होता है 100 या उससे ज़्यादा। अलग अलग के अंदर अलग अलग होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये हो है, प्रोटोजोआ के अंदर अलग, वायरस के अंदर अलग होते हैं। ठीक है। The destruction of antigen by specific immunity is carried out in 4 steps. एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में जो एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट होने से पहले, मतलब कौन कौन से तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट होगा, नष्ट होगा, उसको अपन 4 स्टेप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन। हमारी बॉडी में एंटर होने वाले एंटीजन को सबसे पहले तो इंटरेक्ट करके पहचानना कि वो कौन सा है, बाहर से आया हुआ पैथोजन है या सेल्फ हमारी बॉडी से इंड्यूस्ड है। उसके बाद में प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन, जो बीटा लिम्फोसाइटिक सेल है, वो एंटीजन को पहचानने के बाद में उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद में प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो बीटा सेल को एक्टिवेट करती है। मतलब एक्टिवेटेड बीटा सेल से प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन होगा और वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। दे आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द एपिटोप प्रेजेंट ऑन द फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग वो पता लगाएंगे कि एंटीबॉडी कैसा होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का सिंथेसिस होता है, सिंथेटिक मतलब निर्माण होता है, और उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
और लास्ट में एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन से एंटीजन का खात्मा होता है, एंटीजन मर जाता है। सॉरी, फिर आ जाओ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इनको इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं। जो इम्यून सिस्टम में मेन वर्कर्स होते हैं तो इनको इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं। दे आर गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स होते हैं विच आर सिंथेसाइज बाय द प्लाज्मा सेल। अभी से पढ़ते आ रहे हैं कब से कि बी लिम्फोसाइटिक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल फिर सिंथेसाइज करेगी, इस एंटीबॉडी को बनाएगी। तो ये एक्चुअली बनते किससे हैं? प्रोटीन से बनते हैं, सॉरी प्लाज्मा सेल से बनते हैं। एंड आर फाउंड इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड है जैसे कि लिम्फ हो गया और ब्लड हो गया, तो उन सब में ये पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद द एंटीजन्स टू मेक इट इनइफेक्टिव। एंटीबॉडीज सबसे पहले क्या करेगा? एंटीजन के साथ में मिलेगा, उसको पहचानेगा और उसको इनइफेक्टिव बना देगा। मतलब बॉडी के अंदर वर्क करने से उसको रोक देगा, या तो पूरी तरह से खत्म कर देगा या उसको इनइफेक्टिव बना देगा। द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटॉप। ये एपिटॉप का जस्ट उल्टा है। एपिटॉप होता है एंटीजन के ऊपर का पोर्शन जो बी लिम्फोसाइटिक सेल के साथ में रिएक्ट करता है या एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो तो एपिटॉप कहलाता है। और जो एंटीबॉडी का पोर्शन एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है उसको पैराटॉप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लियर रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंटीबॉडी का एक्चुअली शेप होता है वाई अल्फाबेट के शेप जैसा। एंटीबॉडी हैज अ शेप सिमिलर टू वाई अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स। इसके नॉर्मली 4 स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? देयर आर 2 हैवी एंड लार्ज एंड 2 लाइट एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 तो हैवी चेन्स होती हैं और 2 होती हैं लाइटर चेन। पॉलीपेप्टाइड समझते हो? पेप्टाइड्स बनते हैं एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड की जब लंबी चेन बनती है, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड चेन बनती है। अब उन पेप्टाइड चेन पर और भी कई तरह के रिएक्टिव ग्रुप जुड़ सकते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, बहुत सारे चेन्स जुड़ सकते हैं। लेकिन एमिनो एसिड में मेन क्या होता है? NH2 और COOH। ठीक है, एक तरफ होता है NH2 और दूसरी तरफ होता है COOH। बीच में होता है कार्बन और बीच में रिएक्टिव ग्रुप कोई भी। ओके, तो इसमें वाई अल्फाबेट में नॉर्मली कितने यूनिट होती हैं? 4 स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, जिसके अंदर 2 तो क्या होती हैं? हैवी या लार्ज, और 2 होती हैं स्मॉल या लाइट, हल्की और छोटी। कौन सी होती हैं ये स्ट्रक्चर? काय के होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं। 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन टुगेदर फॉर्म्स HL डाइमर। हमने मोनोमर वगैरह पढ़े थे, तो एक हैवी और एक लाइट दोनों मिलके HL डाइमर बनाते हैं। ये दोनों डाइमर, जब 2 डाइमर मिलते हैं आपस में तो एक एंटी बॉडी बनाते हैं। 2 सच HL डाइमर्स टुगेदर फॉर्म्स एन एंटीबॉडी। देखो इसको जरा, इधर देखो, ये हुआ। तो इसके अंदर जो ये लॉन्ग है, जिसके अंदर शेप थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, तो ये पूरी लंबी वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले, ये है हैवी चेन और ये है लाइट चेन या स्मॉल चेन, हैवी और लार्ज चेन। इसके अंदर ये एक पोर्शन हुआ, ये हैवी का और ये लाइट का, दोनों मिला के HL डाइमर बनाते हैं। ये HL डाइमर, ये भी HL डाइमर, दोनों HL डाइमर मिला के क्या बना रहे हैं? पूरी एंटीबॉडी बना रहे हैं। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं,
जो हैवी या लाइट है दोनों के अंदर। अपर वाला पोर्शन ये वेरिएबल कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया था, जो NH है, NH किसके साथ जुड़ा होता है, एमिनो एसिड के साथ में। तो इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन के साथ में COOH है और ऊपर वाले पोर्शन के साथ में NH2 होता है, NH2 ग्रुप। तो इस तरह से दो डाइमर आपस में मिला के एंटीबॉडी बनाते हैं। इस एंटीबॉडी के अंदर जो स्मॉल चेन है और लार्ज चेन है, इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। सल्फाइड सल्फर को बोलते हैं, जब सल्फर 2 हो तो उसको डाइसल्फाइड बोलेंगे। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों जुड़े होते हैं, ये भी दोनों डाइसल्फाइड से। और दोनों आपस में जो हैवी चेन है ये भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और जो हैवी चेन है वो धीरे धीरे करके ऐसे हिंज शेप की, इसका शेप थोड़ा झुक जाता है, तो इसलिए उसको जहाँ से ये शेप चेंज होना शुरू होता है उसको हिंज रीजन बोलते हैं। ओके, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। आ जाओ वापस। तो हमने क्या पढ़ा, देर आर 2 हैवी एंड लार्ज एंड 2 लाइट एंड स्मॉल। 2 तो लार्ज होती हैं, हैवी या लार्ज, और दूसरे 2 होती हैं लाइट और स्मॉल। 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन क्या बनाती है, HL डाइमर। और ऐसे 2 डाइमर्स मिला के क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। इन अदर वर्ड्स एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 होमोजीनियस हाफ। दोनों तरफ एक जैसे हैं, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा होना, ठीक है। तो 2 एक जैसे स्ट्रक्चर से हाफ हाफ पोर्शन से मिलके क्या बनता है, ये एक एंटीबॉडी पूरा बनता है। बोथ दीज हाफ्स आर जॉइंड विथ ईच अदर थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये दोनों हाफ आपस में किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ईच ऑफ हाफ इज मेड अप ऑफ H एंड L, हैवी एंड लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। दोनों हाफ किससे मिलकर बने होते हैं, अभी देखा था, H और L बॉन्ड से। द हैवी एंड लाइट चेन फाउंड इन ईच ऑफ द हाफ्स आर ऑल्सो ज्वाइंट विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। और दोनों आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ईच हैवी चेन इज मेड अप ऑफ 440 एमिनो एसिड्स। जो बड़ी वाली चेन है, हैवी चेन, लार्ज चेन, उसके अंदर नंबर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं 440, while each light chain is made up of 220 amino acid। और जो छोटी चेन है उसके अंदर कंप्लीटली 220 एमिनो एसिड, इसके आधे ही होते हैं, हैवी चेन से हाफ। द हैवी चेन इज अटैच विद अ कार्बोहाइड्रेट मोइटी। और जो हैवी चेन है वो कार्बोहाइड्रेट से अटैच रहती है। कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं और कुछ भी। Each heavy and light chain can be divided into 2 parts। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट में शुगर और ग्लूकोज वगैरह तो इनसे जुड़ी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन नहीं आता, ठीक है, सॉरी। ईच हैवी एंड लाइट चेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो ये मैंने बताया था कि हैवी और लाइट चेन है, दोनों को वेरिएबल और कांस्टेंट 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट पोर्शन होते क्या हैं, उनको अच्छे से देख लो। वेरिएबल पोर्शन, दिस पोर्शन, वेरिएबल पोर्शन कौन सा है, अपर पोर्शन। दिस पोर्शन रिएक्ट विद द एंटीजन। ये पोर्शन ही एंटीजन के साथ में रिएक्ट करता है एंड इज फाउंड ऑन द NH2 एंड ऑफ द चेन। और ये चेन के NH2 एंड के पास में पाया जाता है। अपर पोर्शन के अंदर हमने क्या देखा था, NH2 था, तो NH2 के पास में जो पोर्शन होता है वो वेरिएबल पोर्शन कहलाता है। और ये वेरिएबल पोर्शन ही एंटीजन के साथ में रिएक्ट करता है। दिस पोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड FAB पोर्शन। ये फैब नहीं है, FAB पोर्शन कहलाता है। फिर आ जाओ कांस्टेंट पोर्शन। दिस पोर्शन इज सिचुएटेड एट द COOH एंड। ये कार्बोक्सिलिक एंड के पास में जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है ऑफ द चेन, एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एज FC पोर्शन, और इसको FC पोर्शन बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ Y स्ट्रक्चर
of most of antibodies is flexible and known as hinge region, और जो जहाँ से वाई स्ट्रक्चर होना स्टार्ट होता है, जहाँ से वो थोड़ा सा मुड़ना स्टार्ट होता है वाई की शेप के अंदर, तो उन दोनों के बीच का जो पोर्शन है हमने देखा था, हिंज रीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। Being flexible, this region permits the variable portion of the antibody and adjust according to the size of antigen and react with it. और इसका जो साइज है वो, उसका जो पोर्शन है वो एंटीबॉडी की साइज के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है, ओके, और एंटीजन के साथ में रिएक्ट करता है। ये हो गया हिंज रीजन वगैरह। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे ब्लर है इसलिए वहाँ पे देखा था। अब देखो एंटीबॉडीज के कौन कौन से टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। 5 different type of heavy polypeptide chains are found among the antibodies. एंटीबॉडीज के अंदर जो हमने एंटीबॉडीज देखे हैं, तो एंटीबॉडीज के अंदर 5 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। 5 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो एंटीबॉडी भी कितने टाइप हो गए? 5। दे आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। अब इनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, कौन सी टाइप की चेन है, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम ग्रीक लेटर्स के अंदर दिया गया है। सबसे पहले अगर पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा है तो उसको अल्फा एंटीबॉडी बोलेंगे, अल्फा गामा। ये डेल्टा थोड़ा सा साइन नहीं दे रखा है इसका, ऐसा होता है डेल्टा का साइन, ठीक है। डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू, ये है पॉलीपेप्टाइड चेन के कारण, तो इनका नाम इन पे बेस दे दिया गया है। कौन कौन से हैं? अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। याद रखना सभी, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू। On the basis of the presence of heavy chain present, antibodies can be divided into 5 type. अब इनके अंदर जो ये 5 डिफरेंट टाइप की चेन प्रेजेंट होती है, उनको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 5 कौन से पार्ट है? एजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। आईजी, सॉरी एजी नहीं, आईजीए। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बोलते हैं एंटीबॉडी को। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए हैज अ डाइमेरिक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर होता है डाइमेरिक, मतलब इनके अंदर 2 टाइप की चेन आपस में साथ साथ में चलती हैं, ठीक है, डाइमर। वाइल आईजीएम हैज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, लेकिन आईजीएम है, एम बोलते हैं म्यू को, तो आईजीएम के अंदर 5 डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। ऑल द अदर एंटीबॉडीज, और दूसरे हमने आईजीए और आईजीएम की बात करी है अभी, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा और म्यू। बाकी सब के सब कैसे होते हैं? मोनोमेरिक होते हैं। आईजीए होता है डाइमेरिक और आईजीएम होता है पेंटामेरिक मतलब 5, और बाकी सभी मोनोमेरिक, मोनो मतलब 1 होता है। द मेन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी इज आईजीजी। बॉडी का जो मेन एंटीबॉडी है, अगर आपको पूछा है विच इज द मेन एंटीबॉडी ऑफ आवर बॉडी, इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी, गामा, जी फॉर गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एंड इज प्रेजेंट इन ब्लड, और जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा तो आसानी से एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एंटीजन ब्लड के अंदर होता है। एंड अदर बॉडी फ्लूइड, इसके अलावा दूसरे बॉडी फ्लूइड के अंदर भी होता है। Immunoglobulin G is the only antibody that can cross the placenta and reach to the embryo. जब यहाँ पे बात करें अपन, जो प्लेसेंटा होता है एम्ब्रायो को कवर करके रखने वाली, फीमेल के अंदर होती है, जब वो बच्चे को कवर करके रखने वाली ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, वोम के अंदर, तो वो प्लेसेंटा को भी जो पतली सी स्किन की लेयर होती है उसके अंदर से ये पार हो सकता है। कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये ब्लड के फ्लड के अंदर भी होता है। अमंग ऑल द एंटीबॉडीज फाउंड इन द सीरम, आईजीजी हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। और जो ब्लड के अंदर जितने भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वो है आईजीजी।
इम्यूनोग्लोबुलिन जी। कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, IgM immunoglobulin M is the first antibody which is produced in response to an antigen। किसी भी एंटीजन के एंटर होने के बाद में जो सबसे पहला एंटीजन एंटीबॉडी बनता है वो होता है IgM। बाकी सारे के सारे एंटीबॉडी उसके बाद बनते हैं। IgG is produced after the production of IgM। इम्यूनोग्लोबुलिन M के प्रोडक्शन के बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन G बनता है। IgA is only antibody found in mother's milk। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर्स मिल्क, माँ के दूध के अंदर जो प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी उसका नाम होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ओके, याद रखना है इसको। इम्यूनोग्लोबुलिन A is present in mother's milk। This antibody is vital for immunity of the newborn baby। और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। IgE antibody primarily works on basophil and most cell and participate in allergic reaction। और जो IgE है वो बेसोफिल पर वर्क करता है। बेसोफिल कहाँ होते हैं? WBC का पार्ट होता है ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर। ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स ये सब देखते हैं। तो बेसोफिल के ऊपर IgE एंटीबॉडी वर्क करता है और एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एलर्जी हो जाती है तो उसको ठीक करने में। अब इनका नाम ये याद रखो, IgG मोस्ट इम्पोर्टेंट, IgG सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसका है, G के नाम पर ये गामा हो गया, IgM म्यू हो गया। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है IgM का, उसके बाद में IgG का होता है जब एंटीजन आता है। IgA A के नाम पर होता है अल्फा, IgA, IgE E एप्सिलॉन और IgD डेल्टा। ठीक है, जो माँ के मदर्स मिल्क के अंदर जो प्रोड्यूस है जो होता है वो होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। थैंक यू सो मच।